Hello student, today we will discuss about Faraday's law of electrolysis. Electrolysis means इसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी भी सेल में करंट प्रोवाइड करते हो, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी किसी सेल में हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो उस सेल के अंदर जो भी सॉल्यूशन है, मीन्स वो लिक्विड है, वो टूटना शुरू हो जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड है और वो टूट जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। मीन्स लिक्विड्स के या उस लिक्विड के जो वो सॉल्यूशन है उसके आयंस वो ब्रेक होना शुरू होंगे, आयंस अलग अलग होना शुरू होंगे, तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो क्लियर, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, सेल के अंदर करंट प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ चार्ज प्रोवाइड कराया जाता है और उस चार्ज की वजह से आयंस ब्रेक होना शुरू होते हैं या फिर गैस इवेपोरेट होना शुरू होती है। दो ही केस होंगे करंट प्रोवाइड कराने से, या तो आयंस ब्रेक होंगे, अगर आयंस नहीं है और गैस है तो वो इवेपोरेट होना शुरू होगी या फिर लिबरेट होना शुरू होगी। क्लियर। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बोलता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड, मतलब जो सब्सटेंस है उसका मास कितना डिपॉजिट हुआ है, वो आयंस कितने डिपॉजिट हुए हैं एनोड कैथोड पे, या फिर गैस कितनी इवेपोरेट हुई है। सपोज डैट कि वो आयंस H+ है, H+ आयन है, मतलब वो गैस की फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू होंगे एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रोड पे ही तो वो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। डैट मीन्स आप लोग देख सकते हो इसमें ये बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट हुआ है वो प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज के। ये वाली लाइन M प्रोपोर्शनल टू Q। डैट मीन्स अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मास भी डिपॉजिट होगा। ज़्यादा चार्ज दिया तो ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा। सपोज डैट कम चार्ज दिया उसको सॉल्यूशन को तो वो कम मास डिपॉजिट होगा। कहाँ डिपॉजिट होता है, इस एनोड पे और इस कैथोड पे, एनोड पे और कैथोड पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आएगा तो वो होगा Z, तो M इक्वल टू ZQ। जेड को बोलते हैं ECE, जेड को हम लोग बोल रहे हैं ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो M इक्वल टू ZQ। वी नो डैट बचपन में ही 9th-10th क्लास के आसपास हम लोग पढ़ देते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन T, डैट मीन्स करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन। I इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई IT, Q की वैल्यू क्या आ गई इससे IT। I इक्वल टू Q अपॉन T था तो Q इक्वल टू IT। अब ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो न्यू इक्वेशन मिलती है M इक्वल टू ZIT। क्लियर बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही है, M इक्वल टू ZIT। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और मास ऑफ अ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। कि मास कितना डिपॉजिट हुआ है, गैस कितनी लिबरेट हुई है किसी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज के, अमाउंट ऑफ चार्ज के। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through different electrolytes, then the amount of substance deposit liberated is directly proportional to equivalent weight। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को दो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कराया जाए, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को दो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कराया जाए तो
तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेट होगी वो प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट के, वो प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट के। फिर से सुनो बच्चों, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराया जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराया जा रहा है दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है और उसमें सेम चार्ज को पास कराया जा रहा है, सेम चार्ज वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट हो रही है, जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट हो रही है वो प्रोपोर्शनल टू होगी इक्विवेलेंट वेट के, एम प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। पर कब एम प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट कब होगा? जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। मतलब प्रूफ करना है हम लोगों को m1/m2 इक्वल टू E1/E2 कि जो अलग अलग मास का रेशो है वो अलग अलग इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल टू है। चलो इसको प्रूफ को देख लेते हैं हुआ कैसे है। इसके प्रूफ के लिए ये वाला डायग्राम होना ज़रूरी है, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिंक सल्फेट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने कॉपर सल्फेट, पहले वाला जिंक सल्फेट। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहली कंडीशन क्या थी? दो अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग हो गए। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि सेम चार्ज होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए। तो सेम चार्ज के लिए आप अभी पिछले वाले लॉ में भी और वैसे भी हमें पता है Q इक्वल टू I इंटू टी। तो चार्ज सेम कब होगा? जब सेम करंट हो और सेम टाइम तक हो। अच्छा, हम लोगों को पता है सेम करंट कब होता है? जब सीरीज़ कनेक्शन हो। सेम करंट कब होता है? सीरीज़ में सेम करंट होता है। तो सीरीज़ कनेक्शन करना पड़ेगा इस सेल का और टाइम हम लोगों को फिक्स अमाउंट में रखना पड़ेगा कि दोनों के लिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर। तो सेम चार्ज कैसे होगा? सीरीज़ में कनेक्शन कर देंगे सेल का, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट होता है, और टाइम हम लोग फिक्स कर लेंगे दोनों के लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड जो भी है। तो उससे क्या होगा? सेम हम लोगों को चार्ज मिल गया। अब जैसे ही सेम चार्ज मिलता है तो हमें पता है कि m इक्वल टू जेड क्यू, अभी पिछले फर्स्ट लॉ में प्रूफ किया था। तो m इक्वल टू जेड क्यू होगा। तो पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लेते हैं m जिंक के लिए कि जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड क्यू पे। क्यू तो एज इट इज जेड का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। जेड का फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, जेड का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। तो मास ऑफ जिंक इक्वल टू E इक्विवेलेंट किसका? जिंक का, अपॉन F इंटू क्यू। सेम ऐसे ही मास ऑफ कॉपर में भी हो जाएगा, E इक्विवेलेंट किसके लिए? कॉपर के लिए, अपॉन F इंटू क्यू। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जैसे इन इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है और यहाँ से मुझे पता लग रहा है मास प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट के, इनका रेशियो लेता हूँ तो मैं ये प्रूफ हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वाले में एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट वाले में बोलता है कि जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हुआ है या फिर गैस लिबरेट हुई है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज के, वो प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज के, m इक्वल टू जेड क्यू। फर्स्ट वाले में क्या है? m इक्वल टू जेड क्यू। और सेकंड वाले में क्या है कि अगर सेम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो जो भी मास और डिपॉजिट हुआ है, लिबरेट हुआ है, वो प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो m1/m2 इक्वल टू E1/E2। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज थे।